फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने चैप्टर 3 के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की थोड़ी इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल नंबर 14 हमने देखा। आज हम आगे एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल नंबर 15 दिया है जिसमें कहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ में कहा गया है कि p की कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पे जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो इक्वेशंस का हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें दिए हैं, हम दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें x और y वेरिएबल्स दिया हुआ है, कांस्टेंट नंबर भी दिए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन की जो सेकंड टर्म है उसमें y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट ऑलवेज हम कोई नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है p लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है कि p की कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे तो ये दो इक्वेशंस जो है उनका सॉल्यूशन हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलने के लिए आपको कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, रेशियो का क्या रूल है वो आपको पता होना चाहिए। वो हमने इसके आगे के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि यूनिक सॉल्यूशन हमें कब मिलता है। ठीक है, तो उसी थियरी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इक्वेशंस लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे दिए हैं और हमें दोनों इक्वेशंस में से ये फर्स्ट इक्वेशन की जो p की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है कि p की कौन सी वैल्यू लेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे हमारे जो कोफिशिएंट के रेशियो का जो हमारा रूल है उसको यूज़ करके। तो रेशियो का यूज़ करने के लिए हमारे पास कोफिशिएंट होने चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे a1 है हमारे पास 4, a2 है हमारे पास a1 है 4, b1 है p और c1 है 8। उसी प्रकार a2 है 2, b2 2 और c2 भी है हमारे पास 2। ठीक है, अब हमने आगे पढ़ा है कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए कोफिशिएंट का रेशियो किस टाइप का होगा। तो हम जानते हैं कि नाउ फॉर द गिवन पेयर टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंपलसरी है तो कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन p2। ठीक है, ये रूल हमारे पास है, ये होना रेशियो इस टाइप का होना कंपलसरी है। ठीक है, तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास a1 a2 b1 b2 ये जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू को यहाँ के अंदर इसके अंदर पुट करेंगे। तो हम a1 की जगह पे 4 लिखते हैं, a2 की जगह पे 2 इज़ नॉट इक्वल टू, b1 की जगह पे p और b2 की जगह पे 2। ठीक है, अगर हम इस टाइप से लिखेंगे तो यहाँ पे हम p को अगर यहाँ पे अलग करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे p इज़ इक्वल टू हमें लिखना हो या फिर p इज़ नॉट इक्वल टू हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 4 8 और
डिनोमिनेटर में आएगा 2, सो p इज़ नॉट इक्वल टू हमें मिल रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा p इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये होगा कि दोनों इक्वेशंस के अंदर p की वैल्यू जो है वो 4 को छोड़ के हम कोई भी और वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। 4 को छोड़ के और किसी भी वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। इसका मतलब ये होगा। तो आपको ये एग्जांपल नंबर 15 में ये बात सीखनी है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत इसका यूज़ आएगा। यहाँ पे हमें मिला p इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो p की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू 4 नहीं हो सकती, तो 4 को छोड़ के और कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ p except for the given pair of equations will have a unique solution। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन है उसमें p को 4 को छोड़ के और कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस का हमें यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल 16 के अंदर हमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। 16 एग्जाम्पल के अंदर हमें कहा गया है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पे जो पेयर दी हुई है वो पेयर का हमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। 15 एग्जाम्पल में था p की कौन सी वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। 16 एग्जाम्पल में है k की कौन सी वैल्यू के लिए इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व किया वैसे ही 16 भी सॉल्व होगा। 16 के अंदर हमें इक्वेशंस दिए हैं kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेशियो का यूज़ करके, कोफिशिएंट का रेशियो का यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हियर a1 इज इक्वल टू k, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू k और c2 इज इक्वल टू माइनस k, ऐसा हमें गिवन है, दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशंस को इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर होंगे तो यहाँ पे उनका जो रेशियो होगा वो कैसा हमें मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर अ पेयर ऑफ linear equation to have infinitely solutions। इन्फाइनाइटली सॉल्यूशंस मिलने के लिए हमारे पास रेशियो का रूल है कि वो कंपलसरी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों होंगे तभी क्या होगा, ये जो इक्वेशंस हैं उनके हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो अब हमें इसके अंदर k कोफिशिएंट k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम इसी रेशियो का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो A1/A2, तो A1 क्या है, K है, और A2 है 12 इज इक्वल टू B1 है 3 और K C1 है -K-3 और C2 है -K। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा K/12 इज इक्वल टू 3/K इज इक्वल टू K-3/K। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो K की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो 3 यहाँ पे टर्म मिली है, उनमें से ये फर्स्ट 2 टर्म को हम पहले साथ में लेके उसमें से K फाइंड करेंगे। उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड टर्म, ये दोनों टर्म को साथ में लेके हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तीनों सेम है, ऐसा हमें दिखाना है। सो यहाँ पे फर्स्ट K/12 इज इक्वल टू 3/K, तो हमें मिलेगा K इंटू K² और 12 इंटू 3, सो K² इज इक्वल टू 12 3 सा 36, सो K² इज इक्वल टू 36, तो K इज इक्वल टू हमें मिलेगा +or-6। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें K की वैल्यू मिलेगी 6। उसी प्रकार हम जब सेकंड चेक करेंगे, यहाँ पे K-3/K इज इक्वल टू 3/K, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से, तो K इंटू K-3 इज इक्वल टू 3 इंटू K, तो K इंटू K² -3K इज इक्वल टू 3K, सो 3K है इस तरफ लेंगे तो K², अगर इसको हम ये -3K को हम राइट साइड लेंगे तो यहाँ पे 3K + 3K मिलेगा, सो K² इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6K। ठीक है, तो यहाँ पे K² और ये K ये कैंसिल हो जाएगा, सो K इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे K की वैल्यू भी हमें क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर ये जो हमारा स्टेप है इसको हम फिर से आगे देखें तो ऐसे भी कर सकते हो, K² - 3K इज इक्वल टू 3K, सो K² - 3K इज इक्वल टू 0, सो K² - 6K इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हो। अब हमारे पास 2 टर्म है, K² और दूसरी टर्म है -6K, दोनों का इज इक्वल टू 0 है, सो हम यहाँ पे दोनों को फिर से यहाँ पे -6K को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर वापस आगे करेंगे तो ये K इज इक्वल टू 6 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें K की वैल्यू कौन सी मिल रही है, 6 मिल रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, यहाँ पे K की वैल्यू कौन सी रखेंगे तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे K की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ K that satisfies both conditions is K is equal to 6। ठीक है, so for this value the pair of linear equations has infinitely many solution।
इसको अगर हमें चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं कि 6k की जो वैल्यू है 6, वो अगर हम ये तीनों रेशियो के अंदर हम पुट करेंगे, यहाँ पे k की जगह पे 6 रखेंगे तो 6/12 मतलब 1/2, 6 यहाँ पे रखेंगे तो 3/6 मतलब 1/2, यहाँ पे रखेंगे तो 6 - 3 के डिनोमीटर में 6 मतलब वो भी 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 तीनों हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों हमें सेम मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि k की ये जो वैल्यू है वो 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस को हमें कौन से सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ के नोटबुक में लिखना है। इसके टाइप के एग्जांपल्स हम MCQ के अंदर भी पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कल जो हमने MCQ स्टार्ट किए थे वो आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 3 MCQs देखे थे, ठीक है, उन्हीं में से आगे हम आज MCQ देखेंगे। तो आज हम देखेंगे MCQ नंबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम MCQ के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन represented by 3x minus 2y is equal to 6 and the y-axis is dash। ऑप्शन हमें गिवन है A 2 0, B 0-3, C -2 0 और D 0 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - 3y इज इक्वल टू 6 एंड द y एक्सिस इज डैश। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि अगर ये जो इक्वेशन है उसकी लाइन y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, कि ये जो इक्वेशंस है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू 6। और आपको पता है कि जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो सॉल्यूशंस होंगे तभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल y एक्सिस ये है हमारी x एक्सिस, इसको हम कहेंगे x डैश, y डैश, ये हमारा ओरिजिन O। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस के बारे में हम अगर सोचें, हमें यहाँ पे y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट y एक्सिस पे आएंगे, तो आप ज़रा सोचो, तो आपको पता चलेगा कि अगर हमें यहाँ पे जो इक्वेशंस है उसको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो आपको y एक्स पे वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3
-1 -2 +1 +2 +3 +4 +5, इस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम ये चारों पॉइंट्स को ग्राफ पे दिखाएंगे तो क्या होगा, 2 0 जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे आएगा। 0 -3 तो 0 -3 x 0 y -3 तो y -3 यहाँ पे y अक्ष पे आएगा। ठीक है, माना कि वो यहाँ पे है तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। -2 0 x -2 है तो वो यहाँ पे आएगा। y 0 है मतलब वो x एक्सिस का पॉइंट होगा। d x 0 y 3 तो x 0 मतलब यहाँ पे, y +3 मतलब यहाँ पे, तो ये d पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे आएगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है x एक्सिस का पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x एक्सिस पे हम y एक्सिस पर हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक है 0 +3, दूसरा है 0 -3। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो y एक्सिस पे दो पॉइंट्स उसके हो सकते हैं, या तो ऑप्शन डी का पॉइंट या तो ऑप्शन बी का पॉइंट, दो में से किसी एक का पॉइंट यहाँ पे हो सकता है जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अब ये दो में से किस पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं हमारे, वो दोनों पॉइंट्स की जो x और y के वैल्यूज़ है उसको हम यहाँ पे इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो इसका मतलब ऐसा होगा कि ये जो लाइन है उसके सॉल्यूशंस वो कोऑर्डिनेट्स है, ऐसा इसका मीनिंग होगा, और जो सॉल्यूशंस होंगे वही उनके लाइन को इंटरसेक्ट करते होंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे ऑप्शन बी के लिए, फॉर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया हुआ x 0 और y इज इक्वल टू -3, तो हम x 0 और y -3 की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशंस में रखेंगे। तो 3 × 0 -2 × -3 इज इक्वल टू 6, सो -2 × -3 ये हो जाएगा +6 और इज इक्वल टू 6, 3 × 0 तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि B 0 -3 जो पॉइंट है वो पॉइंट x एक्सिस का वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये लाइन है वो इंटरसेक्ट करती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। आपको लगेगा ऑप्शन डी क्यों नहीं आएगा, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी के लिए देखोगे, फॉर ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू +3 है। उसको अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 0 -2 × +3 इज इक्वल टू 6, 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, -2 × 3 -6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नहीं होंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पे ये इक्वेशंस की लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी वो हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के अंदर हमें गिवन है कि यहाँ पे इफ़ x - ky इज इक्वल टू 2 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू -5 has a unique solution, then dash, और ऑप्शन दिया है A k is equal to 2/3, B k is not equal to -2/3, C k is equal to 3/2 and D k is not equal to -3/2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, कहा गया है कि इस इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है
तो हमें ये फाइंड करना है कि के की वैल्यू कौन सी होगी या फिर कौन सी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कोफिशिएंट का रूल कौन सा है। ठीक है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि ये दोनों रेशियो इस टाइप के होने चाहिए, तभी वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे A1/A2 B1/B2 दोनों रेशियो की वैल्यू हमें दी हुई है। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में से अगर हम A1/A2 B1/B2 निकालेंगे तो x - ky इज इक्वल टू 2, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे A1 हमें मिलेगा 1, B1 हमें मिलेगा -k, A2 हमें मिलेगा 3 और B2 हमें मिलेगा +2। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो A1 है 1, A2 है 3 इज़ नॉट इक्वल टू B1 है -k और B2 है 2। अब यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शंस k के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे k को अलग से लिखेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो -k इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 होगा। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो k माइनस है, k का माइनस निकाल देंगे तो वो माइनस ये 2/3 को लग जाएगा, -2/3। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल रही है k इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कि हाँ हम देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो हमें दिया हुआ है k इज़ नॉट इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये दोनों इक्वेशंस है उनके यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें गिवन है द पॉइंट -2 lies in the dash quadrant। ऑप्शन है ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिया हुआ है -2 वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये हम स्टैंडर्ड 9 के अंदर पढ़े हैं कि ये हमारी x एक्सिस y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको इसकी साइन भी याद होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं उनकी साइन होती है ++, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं उनकी साइन होती है -+, थर्ड में होते हैं उसकी साइन होती है -, और फोर्थ क्वाड्रेंट की साइन होती है +-। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है उनके साइन है -, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का। तो ऑप्शन सी ये हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं MCQ नंबर 7। MCQ 7 में हमें कहा गया है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द denominator of a fraction is 12 if
the denominator is increased by 3 तो the fraction becomes 1/2, then that fraction is dash। ऑप्शन दिया हुआ है ए 5/7, बी 7/5, सी 3/8 और डी 8/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि द सम ऑफ द न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, देन द फ्रैक्शन इज व्हाट, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे एग्जांपल्स हमने बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन में देखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो फ्रैक्शन कहा गया है वो फ्रैक्शन सपोज हम मान ले कि वो x/y है। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन हम सपोज करेंगे फ्रैक्शन इज x/y। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, दोनों का सम मतलब x + y इज इक्वल टू है 12, ऐसा हमें कहा है। दूसरी बात हमें बताई गई है कि इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब कि डिनोमिनेटर में y है उनमें 3 हम इंक्रीज करेंगे, प्लस करेंगे, तो जो फ्रैक्शन मिलेगा वो मिलेगा 1/2। उसका मतलब होगा x डिनोमिनेटर में y उसमें 3 इंक्रीज करेंगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 1/2। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन हमारा x/y हमने सपोज किया है, लेट किया है, तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट की तरह नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ये 2 जो हो x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, y + 3 एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y + 3, सो 2x - y इज इक्वल टू 3, ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 3 इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, तीनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन 1 और 3 के बीच में हमें कौन सा स्टेप लेना होगा, प्लस करना होगा या माइनस, तो दोनों के बीच में हमें प्लस करना होगा। तो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 12, 2x - y इज इक्वल टू 3। एडिंग करेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो यहाँ पे 2x + x 3x, y कैंसल इज इक्वल टू 15। सो x इज इक्वल टू 15/3, सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिलेगी 5। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 5 + y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 - 5, सो y इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमने x/y कहा है, तो x हमें मिला 5, y मिला 7। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए वो हमारा आंसर हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार MCQs आपको सॉल्व करने हैं। आगे के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।